नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी मॉनिटर में। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना था खिलजी वंश, तो खिलजी वंश का अंतिम शासक बनता है खुसरो खां, और खुसरो खां का और गाजी मलिक का बाद में 5 सितंबर 1320 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसमें खुसरो खां हार जाता है और यहाँ पर गाजी मलिक जीत जाता है और गाजी मलिक तुगलक वंश की स्थापना करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तुगलक वंश के बारे में। अगर आपने खिलजी वंश वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले नंबर पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक है वो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक को बोला जाता है, क्योंकि इसका असली नाम था गाजी मलिक। यहाँ से शुरुआत होती है गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के। तो 8 सितंबर 1320 ईस्वी में गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर दिल्ली के गद्दी पर बैठा। तो गाजी मलिक बैठता है गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर दिल्ली के गद्दी पर, और इस गयासुद्दीन तुगलक ने जो है जनता के साथ उदार व्यवहार किया, यानी अच्छा व्यवहार इसने किया था जनता के साथ। और इसके अलावा गयासुद्दीन ने जो है अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने जो है अमीरों से जो भूमि ली थी अलाउद्दीन द्वारा, उसको जो है लौटा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसने जो है सिंचाई के साधनों विशेषकर नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः जो है नहरों का निर्माण करने वाला जो प्रथम शासक था वो गयासुद्दीन तुगलक ही था, ये आप लोग जरूर ध्यान में रखें। और इसके द्वारा नहरों के अलावा कुएं का निर्माण भी करवाए गए थे और अकाल संहिता का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, गयासुद्दीन ने दिल्ली के निकट में तुगलकाबाद नामक नगर बसाकर अपनी राजधानी बनाया। तो जो तुगलकाबाद नामक शहर है उसको बसाया था गयासुद्दीन द्वारा। और दोस्तों, रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ और इस दुर्ग को बोला जाता है छप्पन कोट। आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो छप्पन कोट दुर्ग है वो रोमन शैली में बना हुआ है और तुगलकाबाद में है, और गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल पर ही इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने जूना खां को वारंगल और मदुरै में शासन की पुनर्व्यवस्था के लिए भेजा। तो जो जूना खां था उसको इसने भेजा था शासन की पुनर्व्यवस्था के लिए वारंगल और मदुरै नामक स्थान पर। और जूना खां ने एक षड्यंत्र में 1325 ईस्वी में, जी हाँ याद रखिए, 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन की हत्या कर दी और स्वयं जो है गद्दी पर बैठ गया। तो यहाँ पर 2 पॉइंट उठते हैं। बहुत सारे इतिहासकारों का यह भी मानना है कि यह जो है जूना खां का एक षड्यंत्र था, जबकि बहुत सारे इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जो गयासुद्दीन तुगलक था 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौट रहा था, तो उस समय एक लकड़ी का महल था, लकड़ी इसके द्वारा बनाया गया एक महल था, उसमें दबकर इसकी मौत हो गई। हालांकि वो जो लकड़ी का महल था वो जूना खां के द्वारा बनाया गया था। तो बहुत सारे लोगों का कहना यह भी है कि यह जूना खां का एक षड्यंत्र था। तो यहाँ से शुरुआत होती है जूना खां के शासनकाल की। फाइनली यही जूना खां जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। तो इसीलिए इस मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, वास्तविक नाम जो था वो जूना खां था। तो प्रश्न उठ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे इतिहास में एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, इसे जो है एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है इतिहास में। क्यों? क्योंकि मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक जो है सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान और योग्य व्यक्ति था। हालांकि इसे मूर्ख क्यों बोला जाता है ये हम आगे जानेंगे, आप लोग आगे समझ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने अपने जीवन काल के दौरान 5 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जो कि विफल रहे। जी हाँ, 5 फैसले इसने लिए थे और 5 के 5 जो है विफल हो गए। तो इसीलिए इसको मूर्ख कहा जा सकता है। तो पहला जो फैसला था इसका वो था आपका कर वृद्धि। जी हाँ, टैक्स में इसमें बढ़ोतरी इसने कर दी थी। तो इसने दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि ऐसे समय में की जब वहाँ पर अकाल पड़ा था। कर में वृद्धि भी ऐसे समय पर करी इसने जब वहाँ पर अकाल पड़ा था, और फिर वहाँ पर क्या हो गया, प्लेग जो है एक महामारी के रूप में फैल गया। जी हाँ, वहाँ पर प्लेग फैल गया, एक बहुत बड़ी महामारी। दूसरा जो इसका फैसला था वो राजधानी का स्थानांतरण। जी हाँ, राजधानी का स्थानांतरण किया इसने। सन 1327 में अपनी राजधानी इसने दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, ताकि जो है उत्तर और दक्षिण भारत के संपूर्ण साम्राज्य को यह नियंत्रण में ला सके।
जी हाँ, इसने दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी स्थानांतरण कर दिया और वहाँ पर से इसने सोचा कि उत्तर और दक्षिण भारत का जो साम्राज्य है उसको भी नियंत्रित किया जा सके। तीसरा जो इसका फैसला था वो था सांकेतिक मुद्रा। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई। जी हाँ, जो पहले चांदी के सिक्के चल रहे थे उसकी जगह पर इसने चलाया तांबे के सिक्के। इसका उद्देश्य क्या था इसके पीछे? ये था कि सोने चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं को नष्ट होने से बचाया जा सके। परंतु बड़े स्तर पर नकली सिक्कों का निर्माण शुरू हो गया और इसमें भी वह विफल रह गया। जी हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है बाजार के सभी तांबे के सिक्के को लेकर सरकारी खजाने में उनके बदले में चांदी के सिक्के दोबारा से दे दिए और इससे खजाना खाली हो गया और यह योजना पूर्ण रूप से जो है विफल होगी। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, खुरासान अभियान। इसके तहत उसने मध्य एशिया में स्थित खुरासान राज्य में उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर वहां कब्जा करने की सोची। इसके लिए अतिरिक्त सेना का गठन किया गया। जी हाँ, फिर क्या हुआ? 1 साल का वेतन पेशगी पर इसने दे दिया, परंतु खुरासान में व्यवस्था कायम हो जाने से सुल्तान की यह योजना भी विफल होगी। तो चौथी योजना भी ये इसकी विफल होगी। और 5वीं योजना थी कराचिल अभियान। तो कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित कराचिल का विद्रोह दबाने और उसे जीतने के उद्देश्य से सुल्तान ने क्या किया? अपनी सेना भेजी, परंतु आरंभिक सफलता के कारण वहाँ पर क्या हुआ? सुल्तान को जन व धन की भारी हानि उठानी पड़ी। तो इसीलिए यह अभियान भी इसका क्या हो गया? विफल हो गया। तो 5 अभियान इसके विफल हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, उसने कृषि के विकास हेतु दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना की। तो इसी ने जो है कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही नामक एक विभाग बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, और इसका नाम उसने रखा था दौलताबाद। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। तो ये 3 पॉइंट जरूर याद रखें। स्वप्नशील, पागल और पिपासु इसे बोला गया क्योंकि इसकी जो क्रूर कृत्य देखे और सुख दुख के प्रति दूसरे के उपेक्षा भाव रखने के कारण इसे यह बोला गया था। तो बेसिकली उसके अंतिम दिनों में लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत जो है स्वतंत्र हो गया था और विजयनगर, बहमनी, मदुरै आदि जैसे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होगी। तो विजयनगर साम्राज्य, बहमनी राज्य, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है उन्हीं दिनों पर बने थे जब यहाँ पर चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल। तो सन 1336 ईस्वी में जो है दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। और इसके अलावा महाराष्ट्र में जो है अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा 1347 में, जी हाँ 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की गई। तो ये 2 आप लोग याद रखें, इसके बारे में हम आगे भी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1334 ईस्वी में मोरक्को अफ्रीका का प्रसिद्ध यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता भारत आया और उसने दिल्ली में जो है 8 वर्षों तक काजी का पद संभाला। जी है, सुल्तानों के द्वारा जो है इसको काजी बनाया गया और उसने जो है 8 वर्षों तक जो है इस पद को संभाला था। नेक्स्ट पॉइंट है, इब्न बतूता ने भारतीय समकालीन इतिहास पर आधारित पुस्तक जिसका नाम था सफ़रनामा या रेहला, ये 2 आप लोग पॉइंट याद रखें। सफ़रनामा या रेहला किसके द्वारा लिखी गई है? इब्न बतूता के द्वारा। इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो जो ये पुस्तक है रेहला, उसमें मोहम्मद तुगलक के समय की सारी घटनाओं का वर्णन है और इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन और डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी लिखा है। और इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री के सती होने का दृश्य का वर्णन भी इस बुक में किया है और इसके कथानुसार जो है सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी उस समय पे। तो ये सारी डिटेल इस बुक में है, सफ़रनामा या रेहला बुक पे। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद तुगलक ने ही जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। तो जो जैन साधु था जिसका नाम जिन प्रभु सूरी था, उसको सम्मान दिया था अपने दरबार में बुलाकर मोहम्मद तुगलक ने।
और फाइनली 20 मार्च सन 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और इसके पश्चात उसका चचेरा भाई होता है जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, ये बैठता है गद्दी पर। तो यहाँ से शुरू होता है फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351, जी हाँ यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, तो 1351 में होता है ठट्टा नामक स्थान के पास में। और इसका पुनः से दिल्ली में भी राज्याभिषेक होता है अगस्त 1351 में ही। 20 मार्च 1351 में यहाँ पर होता है ठट्टा के नज़दीक में और अगस्त में हो जाता है दिल्ली में। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यह एक उदार शासक था और इसने उलेमा वर्ग की सलाह मानकर धार्मिक आधार पर एक इस्लामिक राज्य की स्थापना की। और फिरोज शाह जो है सैनिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से पूरी तरह असफल साबित हुआ। तो सैनिक जो व्यवस्था थी उसमें यह असफल हुआ। कैसे हुआ? इसने जो है सेना में वंशवाद को बढ़ावा दिया। सेना में इसने वंशवाद को बढ़ावा दिया और सैनिकों के वेतन के रूप में जो है उनको भूमि प्रदान की। और यहीं से क्या हुआ, इसी के शासनकाल में सेना में भ्रष्टाचार फैल गया। तो प्रश्न उठ सकता है इससे। नेक्स्ट पॉइंट है, फिरोज शाह अपने आर्थिक व प्रशासनिक सुधारों के कारण सल्तनत काल का अकबर कहलाता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण इसको बोला जाता है सल्तनत काल का अकबर। नेक्स्ट है, संपूर्ण सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या थी फिरोज तुगलक के समय। लगभग बोला जाता है कि 1,80,000 के आसपास जो है दासों की संख्या थी फिरोज तुगलक के समय पे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके द्वारा लगाए गए कर निम्न हैं। तो इसने कुछ बेसिक कर लगाए, जिसमें पहला है खराज। खराज बेसिकली है क्या, यह जो है हिंदुओं पर लागू भूमि कर है। और दूसरा था असर, जो कि मुस्लिमों पर लागू भूमि कर था। तो हिंदुओं पर लागू भूमि कर था खराज और मुस्लिमों पर था असर। इसके अलावा ज़कात, जो कि मिल्कियत पर लगने वाला कर था। और चौथा था जजिया, जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, यहाँ तक कि यह ब्राह्मणों से भी वसूला जाना शुरू कर दिया गया। और लास्ट है खुम्स, जो कि युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर है। तो ये 5 कर हैं। इनको हम 4 भी बोल सकते हैं, क्योंकि खराज और असर दोनों भूमि कर थे, एक मुस्लिम और एक हिंदू पर लगने वाला कर था। तो 4 या 5 कर इसने लगाए थे। नेक्स्ट है, फिरोज शाह ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला और जौनपुर आदि नगरों की स्थापना की। तो इन नगरों का जो स्थापना करने का श्रेय जाता है वो फिरोज शाह को जाता है। और मुख्यतः इसके द्वारा जो है 300 नए नगरों की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, उसने नहरों, अस्पतालों, मस्जिदों और गुंबजों का निर्माण भी करवाया। और इसी के शासनकाल में खिजराबाद, जो कि टोपरा गांव है, और मेरठ से जो है अशोक के 2 स्तंभों को लाकर इसने दिल्ली में स्थापित किया था। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। उसने जो है 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी करवाया। और उसने आकाशीय बिजली से ध्वस्त हुई कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल को भी जो है पुनर्निर्माण इसके द्वारा करवाया गया। और वह मेरठ तथा अंबाला स्थित अशोक स्तंभों को दिल्ली ले गया और वहाँ उसने नई राजधानी फिरोजाबाद में स्थापित की। तो जो मैंने पहले बताया, मेरठ और अंबाला में से इसने अशोक के स्तंभों को लेकर दिल्ली में स्थापित किए और फिर अपनी नई राजधानी उसने फिरोजाबाद में स्थापित की। और उसके द्वारा जो है दासों के लिए एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की गई। इसने जो है दासों के लिए एक विभाग बनाया, दीवान ए बंदगान। और उसने गरीब महिलाओं और बच्चों के लिए दीवान ए खैरत नामक दान विभाग की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट विभाग हैं। और निर्धन वर्ग की निःशुल्क चिकित्सा हेतु खैराती अस्पताल, या फिर उसको बोल सकते हैं दारुल सफ़ा की स्थापना भी इसने की। और इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना भी की। तो इसकी आत्मकथा, जिसका नाम है फतुहात ए फिरोज शाही, तो उसने अपनी खुद की रचना भी की थी इस आत्मकथा के थ्रू। और इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ ग्रंथों को जो है फारसी में विद्वान उपाउद्दीन द्वारा दलाइते फिरोज शाही नाम से अनुवाद किया। तो दलाइते फिरोज शाही नाम से इसने इन ग्रंथों में से कुछ को अनुवाद कराया था फारसी में। और इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में
जारी करवाए और उसके द्वारा जारी कराए गए 2 सिक्के थे। एक था आधा और दूसरा था भिक या बीक भी बोल सकते हैं इसको। तो ये 2 सिक्के इसके द्वारा जारी करवाए गए थे। आधा मतलब हो सकता है जीतल का 50% और भिक होता है जीतल का 1/4% आप लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने जो है दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण भी करवाया। और ये सारे पॉइंट थे फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड। और फाइनली 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात तुगलक वंश लगभग समाप्त हो ही गया। जैसे ही इसकी मृत्यु होती है तो लगभग तुगलक वंश समाप्त हो ही जाता है। हालांकि जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था वो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था और इसका शासन सिर्फ दिल्ली से पालम तक ही सीमित रह गया। तो अंतिम शासक अगर प्रश्न पूछता है तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। तो तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन के समय पर ही 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले जानते हैं कि नासिरुद्दीन के समय पर एक मलिक शासक की उपाधि धारण करके मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मलिक सरवर के द्वारा। और कौन सी उपाधि इसने धारण की थी? मलिक शासक, जिसका मतलब क्या होता है? पूर्वाधिपति। चलिए लास्ट में थोड़ा सा तैमूरलंग के बारे में भी जान लेते हैं। तैमूरलंग जो है एक दुर्दांत आक्रमणकारी था। एशिया के मध्य एशिया का ये था और ये 1398 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण करता है। उस समय जो है दिल्ली पर जो सुल्तान होता है वो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक होता है। और तैमूर ने जो है निर्दोष जो लोग थे उनको बेरहमी से मारा और भयंकर लूटपाट की। और भारत पर आक्रमण करने के दौरान खिज्र खां ने तैमूर की बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो यहाँ से आता है खिज्र खां जो कि तैमूरलंग की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और तभी जो है वापस लौटते समय तैमूर ने जीते गए क्षेत्रों से, जैसे लाहौर है, मुल्तान है, दीपालपुर है आदि बहुत सारे कुछ अन्य स्थानों पर खिज्र खां को जो है शासक बना देता है वो। और इसी खिज्र खां ने जो आने वाले समय पर सैयद वंश की स्थापना की, जो कि हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दें। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहुँच पाए। थैंक यू सो मच।